दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम वन एवं वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले आइए वन एवं उसके प्रकार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर छोटा नागपुर पठार में? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में जो सदाबहार वन है वो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री और उत्तर पूर्व भारत तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में पश्चिमी घाट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? इसमें पहला है आपका, देखिए कि ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बिल्कुल सही है। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व है, हो, सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो तीनों ही कथन जो हैं ये विश्ववीय वनों की विशेषताओं से संबंधित है। और आप देख लीजिए, विश्ववीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ऊंचे और चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं और वितान जो है कैनोपी की तरह होता है, इसका ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है और विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विश्ववीय वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त राज्यों में किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापहाड़ी वन पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में। तो सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापहाड़ी वन पाए जाते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट। और दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो ये आसान सा प्रश्न है, आप जान लीजिए कि अधिकतम पादप विविधता वाले जो वन हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। जान लीजिए दोस्तों कि पतझड़ वन जो अधिकतम पादप विविधता वाले जो वन हैं या अधिकतम पादप विविधता जो वैरायटी है या डाइवर्सिटी है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां यानी स्पीसीज पाई जाती हैं। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप और उनकी संरचना में समता पाई जाती है, लेकिन उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। ये बायोम पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता किस वनों की विशेषता है? तो आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो ये भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में दोस्तों इसमें पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। और आप जान लीजिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये बायोम भूमध्य रेखा के निकट होता है और 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक ये विस्तृत है। ये विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। ये बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात और प्राणी जात को सजोए हुए है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष भर होती है
और अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं। इनका विशिष्ट स्तरण होता है और वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। और प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गुथकर फंदा जैसी बनाती हैं और इन बेलों को कठलता या लियाना कहते हैं। सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में मिलते हैं और पशु जीवन का यहाँ पर बाहुल्य है, इसमें काफ़ी भिन्नता है और पृथ्वी पर और वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन में या घास युक्त शीतोष्ण वन में। तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सागौन एक प्रभावी वृक्ष है। और आप जान लीजिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है और इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सागौन का सर्वाधिक वन क्षेत्र 29.54% था और भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो नवीनतम है 2021 की, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वन क्षेत्र 24,885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं, जो कि 29.79% है। अगला प्रश्न है, भारत के मैंग्रोव या ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं कहाँ पर? तो ये सही उत्तर ज्वारी वन वनस्पति आपके समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, सुंदरवन में सर्वाधिक मात्रा में। ज्वारी वन डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के जो है ज्वार वाले भागों में होते हैं। इसमें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से महत्वपूर्ण वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष की विशेषता होने के कारण या सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इनको सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरवन या हिमालय की तराई। तो उत्तर हो जाएगा सुंदरवन दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवड़ जल कोठरिकाएं त्वरित गति से सूख रहे हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान कौन सा है? सुंदरवन, केरल तट, ओडिशा तट या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर है सुंदरवन। दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए सुंदरवन के निकट ही ये स्थिति पैदा हो रही है और यहाँ के मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये हैं कोरिंगा। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप है। ये भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या चंद्रताल। तो सही उत्तर है गोवा में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गोवा में चोराव द्वीप जो है पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और आप जान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती तीनों ही वन पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है ये 4,992 किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.14% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 संघ राज्य क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक, गुजरात दूसरे स्थान पर, अंडमान निकोबार तीसरे और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा वन या अमेजन वर्षा वन? तो सही उत्तर है अमेजन वर्षा वन। दोस्तों, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। इसको अमेजेनिया या अमेजन वन के नाम से जाना जाता है। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है और पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो सही उत्तर है एशिया महाद्वीप में। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और ये साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं और इन वनों में उगने वाले वृक्ष जो होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, जो कि वर्ष में एक बार पत्तियां गिराते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, तो ये आपका सही नहीं है। रेड सैंडर्स दोस्तों, ऑप्शन एक केवल एक सही है और आप जान लीजिए, रेड सैंडर्स चंदन, रक्त चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है, न कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है और ये वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालगोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन बिल्कुल सही है। तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन बिल्कुल सही है। कच्छ का रण घास के प्रदेश सही है और पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन ये आपका सही नहीं है। पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र वन नहीं पाए जाते हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड पर सही उत्तर का चयन करना है। तो उष्णकटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष आप जान लीजिए पर्वतीय और हिमालयी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति का महत्वपूर्ण क्षेत्र सुंदरवन है और पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो 4, 2, 1, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2004 की सुनामी ने लोगों ने ये महसूस करा दिया कि गरान या मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, गरान या मैंग्रोव वन जो होते हैं दोस्तों, ये वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। मैंग्रोव या गरान वन सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं और ये वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों, ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ चक्रवातों के आने की जो बारंबारता है अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है और मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, उनकी कटाई हुई है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भीतरकणिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में है, तो सही नहीं है। ये पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है, ये भी आपका सही नहीं है। तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं, गलत है। ऑप्शन डी, न तो एक न तो दो। और आप जान लीजिए भितरकणिका घरान कहाँ पर है। ये भितरकणिका दोस्तों ये ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी और बैतरणी तथा महानदी डेल्टा में स्थित है। ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और आप जान लीजिए दोस्तों ये एक रामसर स्थल है, 2002 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कथन है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बिल्कुल सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। और टेक्सास वृक्ष से टेक्साल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो तीनों ही कथन टेक्सास वृक्ष के बारे में सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। और टेक्सास वृक्ष से टेक्सॉल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी है, लेकिन इसका प्रयोग पार्किंसन रोग और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। दोस्तों मैंग्रोव या गरान उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं और इस प्रकार ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिक निकाय माना जाता है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से दिखने की उगते हुए दिखने की संभावना है? बांज, बुरुंश और चंदन। तो बांज और बुरुंश जो है हिमालय पर्वत पर जो है हिमालयी क्षेत्र में आसानी से मिलते हैं। 1 और 2 आपका सही है। और चंदन आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। दोस्तों उपोष्णकटिबंधीय जो वन क्षेत्र होते हैं ये उत्तर पश्चिमी कश्मीर को छोड़कर खासी, नागालैंड और मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ इन वनों का प्रमुख वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भाग में बांज यानी ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इनके अलावा बुरुंश या रोडोडेंड्रोन यानी ये झाड़ियाँ हैं। और चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है जो हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अब आइए वनों से लाभ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। वनों से लाभ, पहला है कथन और कारण से संबंधित पहला प्रश्न है। कथन है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है। कारण है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। दोस्तों ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप जान लीजिए कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को जो है संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन में बांटा जा सकता है। वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है, जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी और लागत पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। देखिए, एल्यूमिनियम हरी धातु है, ये आपका कथन है, सही है। ये लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, तो ये सही नहीं है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। दोस्तों, एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरण हितैषी रूप में नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। एल्यूमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य होता है। एल्यूमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरण योग्य हो जाने वाले गुण के कारण ये पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत करता है। अगला प्रश्न है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में। और आप जान लीजिए, अगर किसी पेड़ को बिना काटे उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई प्रकार के जीवित पुल हैं। अब आइए दोस्तों, वनोन्मूलन और उसके प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? पहला है कि हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, दूसरा जैव विविधता की हानि, तीसरा नगरीकरण और चौथा मृदा अपरदन। तो सही उत्तर है नगरीकरण। दोस्तों, नगरीकरण जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि ये निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों और जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि और मृदा अपरदन ये वनोन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव जो है ये नगरीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, इनका प्रमुख कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि या तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो सही उत्तर है झूम खेती। नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यहाँ की स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम खेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण है कि वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो इसमें आप देख लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास जो है भारत में जनांकिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। इसका कारण क्या है? तो जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। पर्यावरणीय जागरूकता और वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित क्षेत्रों में वन क्षेत्रों में प्राय वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास और कृषि विकास। तो सही उत्तर है औद्योगिक विकास। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है और लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है। खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है और इंडस्ट्री के लिए भी। अगला प्रश्न है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वो क्या हैं? देखिए, आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जंगल की आग, सिंचाई की कमी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये जंगल की आग। झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि हैं और जंगल की आग झारखंड के आरक्षित और संरक्षित वनों में भी मुख्य समस्या है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग या फिर वालपराई।
तो सही उत्तर है बालपराई। बालपराई नगर तमिलनाडु को कोयम्बटूर जिले में है और ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। आइए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों पर जाएंगे। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1952 वनों को इसमें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। इसके अलावा जो है चौथा प्रकार वृक्ष भूमि या ट्री लैंड, जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है, याद रखिएगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 यानी 1/3 यानी 33% भाग पर वन होने चाहिए। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके और ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 जारी की गई। इसमें वनीकरण और व्यर्थ भूमि का विकास, पुनर्नवीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए काफ़ी समय से चर्चित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप 21 नवंबर 2019 को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक में स्वीकृत हुआ था, जिसे वन नीति 2018 कहा गया था। पहला प्रश्न है दोस्तों, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो ये था वन और अस्थाई शहर। 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य थीम था वन और अस्थाई शहर। और 2022 में दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है, इसका थीम है वन और सतत उत्पादन और उपभोग। अगला है भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन के लिए न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? तो ये 1/3 यानी 33% है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कम से कम 1/3 यानी 33% भाग पर वन होने आवश्यक है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में ये निर्धारण 2/3 है ताकि वहाँ पर अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 1/3 यानी 33%। और यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो ये 1/3 भाग पर वन रखने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? आपको बताना है राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या ग्राम वन। तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान ये वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार दोस्तों वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि में। राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्नवीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की आपूर्ति, पीड़कों और कीटकों से होने वाले क्षय को रोकने के लिए जो है पीड़कनाशकों और कीटकनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या क्या शामिल है? तो सही उत्तर है 1, 2 और 3 आपका शामिल है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्नवीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण और लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति शामिल है, जबकि पीड़कनाशक और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इन विकल्पों में से आपको बताना है। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, बिल्कुल। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, और इसके अलावा आप देखिए देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, और वन प्रबंधन में जो है जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 1 और 4
पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। जबकि कथन 2 यानी सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, ये वन नीति के रणनीतियों में शामिल है। तो 1 और 4 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत। इसमें हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड में वन और वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।